हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 में। इसमें फ्रेंड्स 65 क्वेश्चन देखेंगे प्लस पंचायतों के इतिहास से प्रमुख शब्दावली देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको ना परीक्षा में जरूर देखने को मिल सकता है। देखिए इसमें क्या है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए शुमार गए। बताइए फ्रेंड्स, ये कथन किसका है? ब्राइस का, जेनिंग्स, हिक्स का, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, किसका कथन है ये? तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, ये हिक्स का कथन है। किसका कथन है? ये हिक्स का कथन है। हिक्स का कहना है कि राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए शुमार्ग है। कैसा मार्ग है? सुमार्ग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? अब आपको ना इसमें देखना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, नगर कस्बा दिया है और इधर स्थानीय निकाय दिया है। लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद, काकोरी में नगर पंचायत। बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, गाजियाबाद में भी फ्रेंड्स नगर निगम है। गाजियाबाद में क्या है फ्रेंड्स? गाजियाबाद में भी नगर निगम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर सी सही है। गाजियाबाद में नगर निगम है, ना कि नगर पालिका परिषद। लखनऊ में छावनी परिषद भी है और लखनऊ में नगर निगम भी है, यानी कि दोनों साथ साथ हैं। कानपुर में नगर निगम है, काकोरी में नगर पंचायत है और गाजियाबाद में नगर निगम है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है? बताइए फ्रेंड्स, कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई? धारा 15 में, धारा 16 में, धारा 12 बी में, धारा 11 बी में। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा धारा 11 बी में। याद रखिए फ्रेंड्स, धारा 11 बी में ग्राम प्रधान के चयन की बात की गई। किसके? प्रधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में, यानी कि पैसा प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दी गई? पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्वाभिशासन की अनुमति किसे दी गई? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत का प्रधान गांव के किसी वनवासी। बताइए फ्रेंड्स, किसे दी गई? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा ग्राम सभा को दी गई। किसको दी गई? ग्राम सभा को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम सभा को अनुमति है। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की अनुमति किसे दी गई? फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम सभा को दी गई। किसको? ग्राम सभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना कितना आरक्षण का प्रावधान है? देखिए और बताइए। 1/3, 1/4, 1/6, 1/2। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार पढ़ा होगा 1/3, 33% आरक्षण दिया गया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया? बताइए फ्रेंड्स, किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया? देखिए, धारा 11 में, धारा 9 के का में, धारा 14 में, धारा 6 में। तो फ्रेंड्स, बताइए किसमें मत देने का अधिकार दिया गया? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा धारा 11 में। किसमें? धारा 11 में। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स इसको, धारा 11 में। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया? देखिए फ्रेंड्स, 2005 में, 2004 में, 2009 में, 2014 में। बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा 2009 में किया गया। कब किया गया? 2009 में किया गया। 2009 में कितना किया गया? 2009 में 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? देखिए फ्रेंड्स, कैसे की जा सकती है? यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, शासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। बताइए फ्रेंड्स, इसमें किसका प्रयोग है? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। किसका? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था। बताइए फ्रेंड्स, कौन होता था? प्रादेशिक होता था, ब्रजभूमिक होता था, प्रदेष्टा होता था या ग्रामिक होता था? तो फ्रेंड्स, याद रखिए ग्रामिक होता था। कौन होता था? ग्रामिक होता था। ठीक है, ग्रामिक याद रखिए फ्रेंड्स। मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी ग्रामिक होता था। ये फ्रेंड्स बहुत सरल क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होंगे, कई बार आपने पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? किसकी? शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 1906 में, 1909 में, 1905 में, 1907 में। तो फ्रेंड्स, बताइए कब की गई?
याद रखिए फ्रेंड्स 1907 में, शहरी से याद रखिए 1907 में शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना 1907 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? किसकी बात की जा रही? संवैधानिक दर्जा देने की बात की जा रही। बताइए फ्रेंड्स, किस समिति ने सिफारिश की थी? देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा एलएम सिंघवी समिति। कौन सी समिति है? एलएम सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। अशोक मेहता समिति 1970 में। जीवीके राव समिति 1985 में और एलएम सिंघवी समिति 1986। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया? बताइए फ्रेंड्स, पीके थुंगन समिति का गठन कब किया गया? 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई फ्रेंड्स। याद रखिए 1988 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। इस समिति का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? इसको भी याद रखिए। इस समिति का उद्देश्य था राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। क्या करना? राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करना। पीके थुंगन समिति 1988 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। बताइए फ्रेंड्स, प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा ग्राम सभा होती है। कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है? ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृत्यों का संपादन किया जाता है? इसमें देखिए कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार। ठीक है, आगे देखिए भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सभी कृत्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। ये सभी कृत्य ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। इसका आंसर डी सही है। इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, सदस्यों का चुनाव सर्वसम्मति से, मतदान द्वारा, हाथ उठाकर या सभी? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये सभी माध्यम है, ये सभी माध्यम से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव मतदान से भी किया जाता है, सर्वसम्मति से भी किया जाता है, हाथ उठाकर भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित एक ही सही है, तीन गलत है? फ्रेंड्स बताइए और देखिए इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा। आगे देखिए फ्रेंड्स, रिटर्निंग ऑफिसर, कौन? रिटर्निंग ऑफिसर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा। मतदान अधिकारी की नियुक्ति सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा। बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। किसकी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिए फ्रेंड्स याद रखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स इसको भी याद रखिए, जिलाधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी भी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है फ्रेंड्स। इसको भी याद रखिए, यानी रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक निर्वाचन अधिकारी, इन दोनों की नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जिलाधिकारी द्वारा। और जो मतदान अधिकारी है इसकी नियुक्ति फ्रेंड्स रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा। यानी कि मतदान अधिकारी नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। और रिटर्निंग और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति जिलाधिकारी करेगा। कौन करे? जिलाधिकारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किए जा सकते? विधानमंडल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा किए जा सकते हैं अलाभकारी परिवर्तन? फ्रेंड्स याद रखिए अलाभकारी परिवर्तन इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, बहुत सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? बताइए फ्रेंड्स, 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 243 घ के 3 में, अनुच्छेद 243 घ के 1 में, अनुच्छेद 243 घ के 2 में, अनुच्छेद 243 घ के 4 में। बताइए फ्रेंड्स किस में दिया गया महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा अनुच्छेद 243 घ के 3 में। इसको याद रखिए। इसका आंसर ए सही है। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। बताइए फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में वर्णित है? मध्यवर्ती या जिला स्तर के किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किसमें वर्णित है? देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 243 गा के 5 के खा में, अनुच्छेद 243 खा में, अनुच्छेद 243 जा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 गा के 5 के खा में, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए अनुच्छेद 243 गा के 5 के खा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सी आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? किसका भाग नहीं है? आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है। फिर किसका होगा? स्वविवेकी का होगा फ्रेंड्स। देखिए वो कौन सा है? पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार। आगे देखिए, ग्राम सभा की स्थापना, पंचायतों का नियत कार्यकाल, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य ये आदेशात्मक उपबंध के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये स्वविवेकी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? ये स्वविवेकी उपबंध के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था? बताइए फ्रेंड्स किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया? देखिए इसमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा बलवंत राय मेहता समिति। कौन समिति? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? देखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2003 को, 26 जनवरी 2003 को, 2 अक्टूबर 2003 को, 15 सितंबर 2003 को। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत 2003 में की गई। कब? 15 अगस्त 2003 को, याद रखिए फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तित्व विकास। देखिए और बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या सभी सही हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसके सभी कथन सही है, इसके सभी कथन सही है। इसका आंसर डी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखिए, समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, पंचायतों में सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, देखिए इसमें फ्रेंड्स 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू कराने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? 25,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए। याद रखिए फ्रेंड्स 45,000 करोड़ रुपए। कितने? 45,000 करोड़ रुपए, इनको याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए फ्रेंड्स किसे प्राप्त है? पंचायतों की संचित निधि में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वित्त आयोग को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, वित्त मंत्रालय को? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वित्त आयोग को। किसको? वित्त आयोग को, वित्त आयोग को प्राप्त है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद की प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रवीश मेहता, सैयद अली ताहिर रिजवी, अतुल गोस्वामी, आनंद मिश्र। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा सैयद अली ताहिर रिजवी। कौन है? सैयद अली ताहिर रिजवी थे। 5वें राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष आनंद मिश्र जी हैं। पहले कौन थे? भालचंद्र शुक्ल जी। दूसरे के TN धरे, याद रखिए फ्रेंड्स। तीसरे के फ्रेंड्स आपको मालूम है सैयद अली ताहिर रिजवी, और चौथे के याद रखिए फ्रेंड्स अतुल कुमार गुप्ता जी, ठीक है, अतुल कुमार गुप्ता। चौथे कौन से फ्रेंड्स? अतुल कुमार गुप्ता। इनको भी फ्रेंड्स याद रखिए। पहले के याद रखिए फ्रेंड्स भालचंद्र शुक्ल, दूसरे के TN धर, तीसरे के सैयद अली ताहिर रिजवी, और चौथे के अतुल कुमार गुप्ता जी, और 5वें के आनंद मिश्र, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बताइए, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री, राज्य का राज्यपाल? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? देखिए फ्रेंड्स, ये संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा, किसके द्वारा बनाई जाती है? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा राज्य विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है, देखिए इसमें क्या है, महामारी रोगों की व्यापकता समझने में, महामारी रोगों की व्यापकता समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, चिकित्सीय अनुसंधान, अनुवांशिक अध्ययन में, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिए उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? बताइए फ्रेंड्स, डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था। देखिए फ्रेंड्स, बताइए डिजी लॉकर का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका आंसर डी सही है। इसका आंसर डी सही है। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करना है। इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए फ्रेंड्स, किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए और इसमें बताइए, पंचायती राज मंत्रालय को, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को, कृषि एवं किसान मंत्रालय को, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। बताइए फ्रेंड्स, किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? पंचायती राज मंत्रालय को। इसको पंचायती राज मंत्रालय को। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, संपूर्ण विद्युतीकरण, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्राम से आपको मालूम हो गया ग्रामीण विद्युतीकरण क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई? सरदार पटेल जी के, जयप्रकाश नारायण के, महात्मा गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण जी के। जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अब आपको बताना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2018 में? तो फ्रेंड्स बताइए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। कब की गई? वर्ष 2016 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना, उत्पादन बढ़ाना, पशुपालन को कम करना, बीज भंडार करना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना का आंसर ए सही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए किसानों को बिजनेस स्किल से लैस करना एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की? केसीसी योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 1995 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में? तो फ्रेंड्स याद रखिए अगस्त 1998 को, अगस्त 1998 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2001 में, सितंबर 2002 में, सितंबर 2003 में, सितंबर 2004 में? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सितंबर 2001 में। कब हुई थी? सितंबर 2001 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? अब आपको बताना है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वर्ष 1974 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1976, वर्ष 1977 में? बताइए फ्रेंड्स किस वर्ष में की गई? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वर्ष 1976 में। कब? वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सामान्यतः एक CSC कितने गांव को कवर करता है? बताइए फ्रेंड्स, 3 गांव को कवर करता है, 4 गांव को कवर करता है, 10 गांव को या 6 गांव को? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा सामान्यतः 6 गांव को कवर करता है। कितने गाँव को? 6 गाँव को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, CSC योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को CSC योजना में भाग लेना तो उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, उसकी आय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसकी आय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, उसे अंग्रेजी कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। यानी ये सभी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, 18 वर्ष प्लस होना चाहिए, अंग्रेजी प्लस कंप्यूटर का उसे बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? ग्राम पंचायत के संदर्भ में बताइए फ्रेंड्स। पंचायत सचिवालय में, जिलाधिकारी कार्यालय में, लेखपाल के पास, ग्राम प्रधान के पास? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा पंचायत सचिवालय में उपलब्ध होंगे। कहाँ होंगे? पंचायत सचिवालय, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए फ्रेंड्स बताइए, पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कौन कार्य करता है? ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, शिक्षा मित्र, अध्यापक। तो फ्रेंड्स याद रखिए, पंचायत सहायक कौन करता है? पंचायत सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय निर्माण के लिए पंचायत का अंशदान कितना होता है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें 20% होता है, 30% होता है, 10% या 25%। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में कितना % पंचायत का योगदान होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे याद रखिए 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए फ्रेंड्स, किस किस में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? गरीबी उन्मूलन में, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, रोजगार सृजन में। मनरेगा ने इन सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसमें? गरीबी उन्मूलन में, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, रोजगार सृजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, सेवा मानकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। सेवा मानकों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स, किसकी आवश्यकता होती है? सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, सेवा प्रदान करने की समय सीमा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सभी की आवश्यकता होती है। ये सभी की आवश्यकता होती है सेवा प्राप्त करने के लिए। सेवा का नाम चाहिए, सेवा का विवरण क्या है, सेवा प्रदान करने की समय सीमा क्या है, फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 में वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? बताइए फ्रेंड्स, कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? 50,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 60,000 करोड़ रुपए। कितने? 60,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है? अब आपको बताना, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी उसका नया नाम क्या है? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना। इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? देखिए इसमें वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 तक, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक, या फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको मालूम होगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण दूसरा चरण वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? देखिए इसमें 50 जिलों में, 45 जिलों में, 39 जिलों में, 30 जिलों में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 39 जिलों में। कितने जिलों में? 39 जिलों में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया? 30,000 तक, 50,000 तक, 40,000 तक, 60,000 तक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 50,000 तक। कितने? 50,000 तक, 50,000 जलाशयों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1979 में, वर्ष 1978 में, वर्ष 1980 में, वर्ष 1982 में। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा वर्ष 1979 में। कब? वर्ष 1979। याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? नाबार्ड समर्थित योजना है। देखिए इसमें शुद्ध पेयजल योजना, लोक कल्याण मित्र योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना, प्रिय दर्शनी योजना। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी योजना है नाबार्ड समर्थित? प्रिय दर्शनी योजना। कौन सी योजना है? प्रिय दर्शनी योजना। इसका आंसर डी सही है, प्रिय दर्शनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना से संबंधित देखिए इसमें ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। क्या कराना? विद्युत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? देखिए इसमें से आत्मनिर्भर गांव योजना, आत्मनिर्भर गांव योजना, स्वयं सहायता योजना, या फ्रेंड्स दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आत्मनिर्भर गांव योजना। कौन सी योजना? आत्मनिर्भर गांव योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्य के बीच किस अनुपात में है? बताइए फ्रेंड्स, किस अनुपात में? देखिए 60-40 में, 80-20 में, 70-30 में, पूर्णतः राज्यों द्वारा। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 60-40 में। किसमें? 60-40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए,
गांव के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे किए जा सकते हैं। सड़कों के किनारे पौधरोपण से, सामाजिक वानिकी से, वायु जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका डी आंसर है। इन सभी माध्यमों से पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। ग्रामीण विकास से तात्पर्य है, बताइए फ्रेंड्स ग्रामीण विकास से क्या तात्पर्य है। सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास या सभी विकास। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास ये सभी ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स कब किया गया, दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में, जनवरी 2023 में, जनवरी 2020 में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा दिसंबर 2021 में। कब किया गया, दिसंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए। बताइए फ्रेंड्स देश भर में कितने ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए। 150, 300, 250 या 500। 250 क्लस्टर स्थापित किए। कितने, 250 क्लस्टर स्थापित किए गए। देश भर में 250 ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ऐसी विधि से, निर्धारित विधि से संशोधित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। ग्राम सेवक द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा यानी कि बीपीओ द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है। राज्य सूची का है, संवर्ती सूची का है, संघ सूची का है, इनमें से कोई नहीं। राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। गाँव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू कराने का कार्य किया जाता है। बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, पंचायत के सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। ठीक है। गांव के विकास कार्य हेतु आने वाली नई योजनाओं को लागू करने का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। फ्रेंड्स मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय संबंधित है। कौन सा मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय संबंधित है। देखिए इसमें कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्रामीण मंत्रालय से। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स ग्रामीण मंत्रालय संबंधित है मिशन अंत्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। यहाँ से फ्रेंड्स ग्राम से संबंधित शब्दावली देखेंगे और इन सभी को याद करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपसे ना ये कोड में मिलाने के लिए दी जा सकते हैं। और फ्रेंड्स इनको ना अच्छे से याद करिएगा। ग्रामीणी क्या होता है, ग्राम प्रशासन अधिकारी। ग्राम प्रशासन अधिकारी क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ग्राम प्रशासन अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे। गोप किसे कहते, गोप उससे कहते थे जो हदबंदी कार्य करता है। किसका, हदबंदी का कार्य करता था उसे गोप कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए। जो हदबंदी कार्य करता था उसको गोप कहते थे। ग्रामीण प्रशासक हुआ करता था उसको गौलमिक कहते थे। ठीक है, ग्राम प्रशासन देखता था उसको ग्रामपति या महत्तर कहते थे। देखिए फ्रेंड्स ग्राम प्रशासन को ग्रामपति या महत्तर कहते थे और ग्राम प्रशासन अधिकारी को ग्रामीणी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्रामीण प्रशासक को गौलमिक कहते थे। हदबंदी का कार्य करता था उसे गोप कहते थे। इसको भी याद रखिए, हदबंदी कार्य करता था उसे गोप कहते थे। ठीक है, सामान्य लोगों की संस्था को उर कहते थे। सामान्य लोगों की संस्था जो हुआ करती थी उसे उर कहते थे। और ब्राह्मणों का जो संगठन था उसे महासभा कहते थे। ब्राह्मणों के संगठन को महासभा कहते थे। ठीक है, प्रधान के संयोगी को पटवारी कहते थे। और गाँवों के समूह को मौजा कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। किसमें मिलता है, वैदिक साहित्य में मिलता है। नाडु क्या थी, नाडु ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र। नाडु जो थी वो ग्रामीण इकाई एवं प्रशासन का केंद्र थी। ठीक है, इसको भी याद रखिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स सभा। वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता की प्रमुख संस्थाएं में सभा देखिए पहले। जैसे सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। कितनी बार, 8 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, सभा में कौन लोग आते थे, जैसे श्रेष्ठ लोग हुआ थे। जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, जो वृद्ध जन होते थे, उनसे मिलकर बनती थी सभा। ठीक है फ्रेंड्स, उनसे मिलकर बनती थी सभा। सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। इनको भी याद रखिए कि सभा में महिलाएं भी भाग लेती थी। गाँव के वरिष्ठ लोगों की सभा थी। किसके, गाँव के वरिष्ठ लोगों की सभा थी। वर्तमान में राज्यसभा। ग्रामीण मामलों संबंधित थी कौन, सभा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिए, जो ग्रामीण मामलों संबंधित थी सभा। सभा के प्रधान को सभापति कहते थे। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, सभा के प्रधान को क्या कहते थे, सभापति कहते थे। सभा के प्रधान को सभापति कहते थे और महिला को सभापति कहते थे और पुरुष को सभे कहते थे। इसको फ्रेंड्स याद रखिए कि महिला को क्या कहते थे, महिला को सभापति कहते थे और पुरुष को सभे कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से याद रखना है कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। सभा जो थी वो श्रेष्ठ और कुलीन वृद्ध जनों की सभा कहलाती थी। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, गांव के वरिष्ठ लोगों की सभा हुआ करती थी। ग्रामीण मामलों संबंधित इसके कार्य हुआ करते थे। सभा के प्रधान को सभापति कहा जाता था, महिला को सभापति और पुरुष को सभा कहते थे। अब देखिए फ्रेंड्स समिति, क्या फ्रेंड्स समिति जो विधायिका के समान कार्य करती थी। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है? 9 बार मिलता है। इसको भी याद रखिए। राजा का चुनाव करने का कार्य किसका था? समिति का था। राजा का चुनाव करने का कार्य समिति का हुआ करता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। इसको भी याद रखिए कि समिति के जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको ईशान कहते थे। आम जनता का सदन था, यानी कि वर्तमान लोकसभा के समान। इसे इसे विष भी कहते थे। किसको? समिति को। समिति को विष भी कहते थे। राजा पर अंकुश लगाने का कार्य इसी का हुआ करता था। किसका? समिति का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए क्योंकि ये आम जनता का सदन था। आगे देखिए, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति थी। क्या थी? सभा और समिति थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, इसका ऋग्वेद में उल्लेख 9 बार मिलता है। राजा का चुनाव करने का कार्य किसका था? समिति का था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। आम जनता का सदन था। इसे विष भी कहते थे। इसे विष भी कहते थे। राजा पर अंकुश लगाने का कार्य समिति का हुआ करता था। और प्रजापति की 2 पुत्रियों में सभा और समिति दोनों आती थी, यानी कि समिति भी आती थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स बिदत, क्या देखनी है आपको? बिदत। बिदत यानी कार्यपालिका। बिदत यानी कार्यपालिका। ये सबसे प्राचीन संस्था थी। कैसी संस्था थी? ये सबसे प्राचीन संस्था थी। ये सबसे प्राचीन संस्था थी। सैन्य लूटपाट का बंटवारा करना इसी कार्य हुआ करता है। किसका? बिदत का। ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। किसका? बिदत का। यानी कि सबसे प्राचीन संस्था थी ये। ठीक है, इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। महिला व पुरुष की बराबर भागीदारी थी। किसमें? विदत में। महिला व पुरुष की बराबर भागीदारी हुआ करती थी। किसमें? विदत में। इसको भी याद रखिए। उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गई। आपको फ्रेंड्स यहाँ से याद रखना, ये सबसे प्राचीन संस्था थी। कई संस्था थी? ये सबसे प्राचीन संस्था थी। सैन्य लूटपाट का बंटवारा करना विदत का कार्य था। सैन्य लूटपाट का बंटवारा करना किसका कार्य था? विदत का कार्य था। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख मिलता है। महिला व पुरुष की बराबर भागीदारी हुआ करती थी। महिला व पुरुष की बराबर भागीदारी किसमें देखने को मिलती है? तो विदत में मिलती है। किसमें मिलती है? विदत में मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स, महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार इसमें देखिए फ्रेंड्स, 10 ग्राम समूह के अध्यक्ष को क्या कहते थे? दशप कहते थे। 10 ग्राम समूह के अध्यक्ष को दशप कहते थे। वहीं 20 ग्राम समूह का अध्यक्ष होता तो उसे विश्वाधिपति कहते थे। उसे क्या कहते? उसे विश्वाधिपति कहते थे। और जो 100 ग्राम समूह का अध्यक्ष होता था उसको शतग्राम अध्यक्ष कहते थे। 100 ग्राम समूह के अध्यक्ष को शतग्राम अध्यक्ष कहते थे। वहीं आगे देखिए फ्रेंड्स, 1000 ग्राम समूह के अध्यक्ष को क्या कहते थे? शतग्राम पति कहते थे। क्या कहते? शतग्राम पति कहते। यानी कि 1000 ग्राम समूह के अध्यक्ष को शतग्राम पति कहते थे। 100 ग्राम समूह के अध्यक्ष को शतग्राम अध्यक्ष कहते थे। और 20 ग्राम समूह के अध्यक्ष को विशदपति कहते थे। क्या कहते थे? विशदपति कहते थे। और 10 ग्राम समूह को दशप कहते थे। 10 ग्राम समूह को दशप कहते। दशप से याद रखिए 10 ग्राम समूह। विश्व से याद रखिए 20 ग्राम समूह। विश्व से याद रखिए 20 ग्राम समूह। शतग्राम अध्यक्ष से याद रखिए 100 ग्राम समूह। और शतग्राम पति से याद रखिए 1000 ग्राम समूह। कितने? 1000 ग्राम समूह। पंच परमेश्वर संस्कृत ग्रंथों के अनुसार 5 श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे। कितने? 5 श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भी याद रखिए। मौर्य काल में देखिए फ्रेंड्स, 800 ग्राम समूह को स्थानीय कहते थे। क्या कहते थे? स्थानीय कहते थे। और 400 ग्राम समूह को क्या कहते थे? 400 ग्राम समूह को द्रोणमुख कहते थे। क्या कहते थे? द्रोणमुख कहते थे। 200 ग्राम समूह क्या कहते थे? 200 ग्राम समूह को खरवटिक कहते थे। क्या कहते थे? खरवटिक कहते थे। इसको याद रखिए। और 10 ग्राम समूह को संग्रहण कहते थे। 10 ग्राम समूह को संग्रहण कहते थे। और ग्रामीणी को ग्राम कहते थे। इसको भी याद रखिए फ्रेंड। स्थानीय में 800 गाँव का समूह आता था। 800 गाँव का समूह स्थानीय में आता है। ठीक है। और 400 गाँव के समूह को द्रोणमुख कहते थे। और 200 गाँव के समूह को खरवटिक कहते थे। और 10 गांव के समूह को संग्रहण कहते थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 गांव के समूह को संग्रहण कहा जाता है। महाभारत के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 10 ग्राम समूह क्या कहते थे, तो 10 ग्राम समूह को दशप कहते थे। मौर्य काल के अनुसार 10 गांव के समूह को संग्रहण कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। गुप्त काल में देखिए फ्रेंड्स, गुप्त काल में क्या कहते थे? जैसे नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? नगर श्रेष्ठी जो श्रेणियों का व्यापार करते उनको नगर श्रेष्ठी कहते थे। जो श्रेणियों का व्यापार करते थे उनको नगर श्रेष्ठी कहते थे। ठीक है। और जो व्यापारियों का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते? उसे सार्तवा कहते थे। यानी व्यापारियों के प्रधान को सार्तवा कहते थे। ठीक है। और जो प्रधान शिल्पकार होता था, प्रधान शिल्पकार, उसको प्रथम कुलिक कहते थे। उसको क्या कहते थे? प्रथम कुलिक। और लेखक को फ्रेंड्स याद रखिए प्रथम कायस्थ। लेखक को प्रथम कायस्थ। और तहसील को विधि कहते थे। तहसील को विधि कहते थे। और ग्राम की बड़ी इकाई को पेड़ कहते थे। क्या कहते थे? पेड़ कहते थे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, श्रेणियों के व्यापार को नगर श्रेष्ठी के नाम से जानते थे। प्रधान शिल्पकार को प्रथम कुलिक कहते थे। लेखक को प्रथम कायस्थ कहते थे। लेखक को प्रथम कायस्थ कहते थे। तहसील को विधि कहते थे। तहसील को विधि कहते थे। ठीक है। अब ग्राम की बड़ी इकाई को पेड़ कहते थे। ग्राम की बड़ी इकाई को पेड़ कहते थे। इसको भी याद। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चोल काल।
चोल काल में राष्ट्र 6 प्रांतों में विभाजित था। कितने? 6 प्रांतों में विभाजित था। कई जिलों का समूह मंडलम कहलाता था। कोट्टम क्या होता था? कई जिलों को मिलाकर बनता था। देखिए नाडु क्या होता है? नाडु जिला को कहते थे, नाडु जिला को कहते थे, ठीक है। और कुर्रम गांव के समूह को कहते थे, गांव के समूह को कुर्रम कहते थे, ठीक है। इसको भी याद रखिए। और गांव क्या होता है? गांव मूल इकाई थी। गांव क्या थी? गांव मूल इकाई थी। किस काल में? चोल काल में। आगे देखिए, ये फ्रेंड्स ना आपको अच्छे से याद होने चाहिए चोल काल में। जैसे कि उच्च श्रेणी के अधिकारी क्या कहते थे? उच्च श्रेणी के अधिकारी क्या कहते थे? तो पेरुनंदनम कहते थे। क्या कहते थे? पेरुनंदनम कहते थे, ठीक है। और निम्न श्रेणी के अधिकारी क्या कहते थे? सिरुनंदनम कहते। निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सिरुनंदनम कहते थे। और राजा के आसपास के अधिकारी क्या कहते थे? उड़न कुट्टम कहते थे। राजा के आसपास के अधिकारी को उड़न कुट्टम कहते थे। जो राजा के आसपास रहेगा फ्रेंड्स वो तो उड़ेगा ना, क्या करेगा? वो तो उड़ेगा, यानी कि उड़न कुट्टम कहते थे। राजा के आसपास के अधिकारी को उड़न कुट्टम कहते थे। निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुनंदनम कहते थे और उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुनंदनम कहते थे। आगे देखिए फ्रेंड्स, सामान्य गांव को उर कहते थे। सामान्य गांव को उर कहते थे। और नगरों में जो सभा होती थी उसे नगरत्तर कहते थे। जिला स्तर पर जो सभा थी उसे नोटूर कहते थे। जिले स्तर पर सभा को नोटूर कहते थे। क्या कहते थे? नोटूर। और गांव स्तर पर सभा को उरार कहते थे। क्या कहते थे? उरार कहते थे। बड़े गांव को तमकुर या तनियोर कहते थे। बड़े गांव को तमकुर या तनियोर कहते थे। एक बार फिर देखिए, उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुनंदनम कहते थे। उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुनंदनम कहते थे। किस काल में? चोल काल में। निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सिरुनंदनम कहते थे। और राजा के आसपास के अधिकारियों को उड़नकुट्टम कहते। राजा के आसपास के अधिकारी को उड़नकुट्टम कहते थे। और किसे कहते थे? और कहते थे सामान्य गाँव को। और कहते थे सामान्य गाँव को। नगरों में जो सभा होती थी उसे नगरत्तर कहते थे। नगरों में जो सभा होती थी उसे नगरत्तर कहते थे। और जिले स्तर पर सभा को नोटूर कहते थे। और गांव स्तर पर सभा, जो गांव स्तर पर सभा होती थी उसे उरार कहते थे। उसे उरार कहते थे, ठीक है। और बड़े गांव को तमकुर या तनियोर कहते थे। इसको भी याद रखिए, तमकुर या तनियोर कहते थे। आगे देखिए, संगम काल में देखिए फ्रेंड्स, संगम काल में छोटा गांव किसे कहते थे? सिरूर कहते थे। छोटा गांव को सिरूर कहते थे। और बड़े गांव को पेरूर कहते थे। बड़े गांव को पेरूर कहते थे। और प्राचीन गांव को मुदूर कहते थे। इनको भी याद रखिए, संगम काल में छोटे गांव को सिरूर कहते थे और बड़े गांव को पेरूर कहते थे और प्राचीन गांव को मुदूर कहते थे। ये फ्रेंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से याद रखिए कि छोटे गांव को क्या कहते थे? सिरूर कहते थे। और बड़े गांव को पेरूर कहते थे और प्राचीन गांव को मुदूर कहते थे। मुगल काल में देखिए फ्रेंड्स, किलेबंदी वाले गांव को मावस कहते थे। क्या कहते थे? मावस कहते थे। किलेबंदी वाले गांव को मावस कहते थे। और पुराना गांव को असली कहते और नया गांव को दजली कहते। यानी पुराने को असली कहते और नया को दजली कहते। इनको भी याद रखिए फ्रेंड्स, मुगल काल में किलेबंदी वाले गांव को मावस कहते थे, पुराने गांव को असली कहते थे, नया गांव को दजली कहते थे। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।